नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसके तहत आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 7 है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने 6 क्लास तक चीजें नहीं देखी तो जा करके देख लें। आज हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष। देखिए, ये हमारा शेड्यूल है और शेड्यूल में थोड़ा सा हम परिवर्तन किए हैं। परिवर्तन ये है कि अब मंडे टू फ्राइडे, चूंकि आप लोग की बहुत डिमांड थी और मुझे भी लग रहा था कि अगर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो जब तक हम 2 क्लास नहीं लाएंगे और सप्ताह में जो है 5 दिन पीटी की चीजों को नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जो चीजें वो पूरी नहीं हो पाएंगी और उस तरीके का जैसा हम लाभ चाह रहे हैं कि आप लोग को मिले वैसा लाभ मिल नहीं पाता। तो इसीलिए अब जो है आप लोगों को सोमवार से शुक्रवार तक और पीटी पास करो सीरीज देखने को मिलेगा। टाइम इसका कब है तो सुबह एक वीडियो आएगा 9 बजे और एक आएगा 5 बजे, और इसमें हम एक साथ 2 चीजें लेके चलेंगे। जैसे अभी हिस्ट्री हमारी चल रही है, इसके बाद हम आ जाएंगे पॉलिटी पे। मतलब मॉर्निंग की जो क्लास होगी वो पॉलिटी की होगी और अभी शाम को इवनिंग में जैसे हिस्ट्री चल रही है 5 बजे आपको जैसे मिलता है वो मिलता रहेगा। जब हिस्ट्री खत्म होगी तो ज्योग्राफी शुरू करेंगे और पॉलिटी जब खत्म होगी तो साइंस या और भी कुछ चीजें उठाएंगे। करंट अफेयर्स भी लाना है तो सारी चीजें हो जाएंगी। आप लोग परेशान मत रहिए, बस ये है कि धैर्य पूर्वक सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जो है चैनल पे बने रहिएगा। तो आप देखिएगा पीटी में कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए ये क्लास। और शनिवार को जो हमारा मेन है, मतलब मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जो हमारा संस्थान जिसके लिए एकदम प्रतिबद्ध है तो वो आएगा। लेकिन चूंकि अभी रिक्वायरमेंट पीटी की है तो मेंस की जो हमारी चीजें हैं थोड़ा सा हम उसको शार्ट कर रहे हैं, और शार्ट नहीं कर रहे हैं, बस इसको एक दिन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हम 2 क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक सुबह कराएंगे 9 बजे और शाम को कराएंगे 5 बजे। तो 2 क्वेश्चन तो जो हमने आपसे वादा किया है कि सप्ताह में आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा तो वो मिलेगा, लेकिन वो अब एक ही दिन मिलेगा सुबह शाम करके। बाकी 5 दिन हमारा और पीटी पास करो सीरीज चलेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 16 महाजनपद की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जैन बौद्ध के बाद जो कालखंड आता है वो महाजनपद काल का आता है। और इसके तहत बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था और इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का जो प्रमाण मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से है, तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। इसी तरीके से वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है वो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जिसका गठन 500 बीसी में हुआ था, जो वज्र संघ की राजधानी थी। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो भारत में जो हमारी राजतंत्रात्मक पद्धति थी तो उसके तहत एक राजतंत्रात्मक थी और दूसरी गणतंत्रात्मक। तो हम विश्व के पहले गणतांत्रिक रहे हैं और वो 500 बीसी पूर्व था। उसमें भी जो है पहला कौन सा है, तो लिच्छवी है, जो वज्र संघ की राजधानी थी। और 16 महाजनपद को देखते हैं और इनकी राजधानी। बहुत बार प्रश्न आया है तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि क्या करता है कि 16 महाजनपदों के बारे में पूछता है और पूछ देता है कौन किसकी राजधानी है, सुमेलित करिए। तो सबसे पहले काशी, तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल, तो इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। और आधुनिक सहेत महत इसे भी कहा जाता है, तो श्रावस्ती को सहेत महत भी कहा जाता है। अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे मालिनी भी कहा जाता है। मगध की राजधानी क्या थी, तो मगध की राजधानी देखिए 16 महाजनपद में जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो गृह ब्रज, और इसी को राजगृह कहा जाता है। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई जाती है उदयन के समय में। फिर वज्र जो संघ है इसका जो है विदेह मिथिला राजधानी थी। मल्ल का कुशीनारा या पावा। इसी तरीके से चेद का क्या है, तो सुक्ति मती थी। और जो चेदी राजवंश है वो आधुनिक जो हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहीं ये महाजनपद अवस्थित था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वत्स जो है वो कौशाम्बी है। इसी तरीके से कुरु इंद्रप्रस्थ है। पांचाल, तो पांचाल में देखिए उत्तरी पांचाल की राजधानी यही छत्र थी और दक्षिणी पांचाल जो है वो काम्पिल थी इसकी राजधानी। तो पांचाल उत्तरी और दक्षिणी में बटा हुआ था। उत्तरी का जो है वो था ही छत्र और दक्षिणी का काम्पिल। मत्स्य जो है
तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। और मत्स्य के क्षेत्र को लेकर के आता है कि जो 16 महाजनपद में जो मत्स्य था वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है आधुनिक समय में। तो राजस्थान का जो भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहां मत्स्य महाजनपद जो है वो अवस्थित था। इसी तरीके से सूरसेन कहाँ है, तो मथुरा में। असमक की राजधानी पोटन या पोटली, अवंत की राजधानी उत्तरी अवंत की उज्जैनी, और दक्षिणी अवंत की राजधानी कहाँ थी, तो माहिष्मती। तो उज्जैनी और माहिष्मती का ध्यान रखेंगे, उत्तरी और दक्षिणी का। और गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी क्या थी, राजपुर अथवा हाटक। तो इसे हाटक भी कहा जाता है या राजपुर कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो जरूर आप लोग जो है नोट डाउन कर ले। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो अंगुत्तर बौद्ध जो धर्म से संबंधित पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, तो इन दोनों से ही जो है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में जो असमक है एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जब आप मैप में 16 महाजनपदों की अवस्थिति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि 16 में से जो 15 है वो उत्तर भारत में है। केवल एक जो महाजनपद है असमक, वो दक्षिण में अवस्थित था, और वो उसकी सीमा क्या थी, तो गोदावरी नदी के तट पर वो अवस्थित था। तो ये आप महत्वपूर्ण इसके बारे में जानिएगा, असमक के बारे में। और पूछा गया प्रश्न है, बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज्य थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 वज्र संघ के थे तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे, जो निम्न है। तो सबसे पहले कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारा गिरी के मग्ग, अल्लकल्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मोरिये, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये सब जो है गणतंत्रात्मक राज्य थे। और रामग्राम के जो कोलिये थे यहीं की जो राजकुमारी थी यशोधरा, और एक तरीके से ये बुद्ध की ससुराल मानी जाती है, जो वर्तमान में जो गोरखपुर का रामगढ़ ताल है उससे ये संबंधित क्षेत्र रहा है, जो कोलिये है। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। और बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन थे, तो देखिए जो गणतंत्रात्मक राज्य में सबसे ज्यादा वैशाली का लिच्छवी था, और अगर राजतंत्रात्मक में आप देखेंगे तो कौशल, मगध, वत्स और अवंती थे। तो ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं मगध राज्य का, मतलब 16 महाजनपदों में आप देखेंगे तो जो मगध है वो बाद में बहुत प्रतिष्ठा पाता है, और भारत का तो पहला साम्राज्य यही स्थापित करता है मगध ही। तो थोड़ा सा इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हर्यक वंश को देखते हैं, और इसके पहले भी एक बृहद्रथ वंश है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, या अगर सब यहाँ कराएंगे तो छूट जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग बृहद्रथ वंश को देख लीजिएगा। हम हर्यक वंश से आते हैं। तो कालखंड इसका कब से कब तक रहता है, तो 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक जो है हर्यक वंशी शासकों ने शासन किया था। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख शासक थे वो बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे। आइए एक एक करके देखते हैं। तो 16 महाजनपदों में से एक मगध एक साम्राज्य के रूप में अविभाज्य हर्यक वंश के शासन के साथ हुआ। मतलब जो 16 महाजनपद था उसमें जो मगध साम्राज्य की तरफ बढ़ा तो वो किसके समय में बना, तो हर्यक वंशी शासकों के समय में बना। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम जो है शक्तिशाली शासक था। उसने मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मतलब वही है कि बिंबिसार पहला ऐसा शासक था कि जिसने मगध साम्राज्य को साम्राज्य में तब्दील करने का प्रयास प्रारंभ किया था। बिंबिसार अंगराज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। तो बिंबिसार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि जो उसके बगल एक अंग महाजनपद था, और जो अंग महाजनपद है उसको वर्तमान में जो भागलपुर वाला जो क्षेत्र था, मतलब आप देखेंगे तो जो मगध की अवस्थिति थी वो राजगिरी या गिरिव्रज मतलब पटना के आसपास की थी। तो पटना से आप और पूरब जाइए बंगाल की तरफ, तो वहां एक अंग महाजनपद था, और वर्तमान में जो भागलपुर का क्षेत्र है बिहार का वही, तो उसे जीतने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो बिंबिसार के द्वारा किया गया था। अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। मतलब बिंबिसार ने अंग राज्य को अपने में मिलाया
और वहां का शासक किसे बनाया, तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, उसे वहां का शासक नियुक्त किया था। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी, गृहब्रज या राजगिरी। बाद में पाटलिपुत्र बनती है उदयन के समय में। और पाटलिपुत्र नगर को बसाया किसने था, तो अजातशत्रु ने बसाया था, अभी आगे आएगा भी। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंबिसार का एक राज्य वैद्य था जीवक, वो अवंत की जो राजा थे चंड प्रदोत, वो पांडु रोग से पीड़ित हो गए थे, पीलिया से, तो उनके उपचार के लिए जो है इन्होंने अपने राज्य वैद्य को भेजा था। और बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौशल देवी महाकौशल राज प्रसेनजित की जो है बहन थी, तथा दूसरी पत्नी जो थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। मतलब बिंबिसार ने 2 शादियां की थी, तो एक तो कौशल नरेश की बहन के साथ हुआ था, दूसरा लिच्छवी राजकुमारी चेलना के साथ हुआ था इनका विवाह। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और इसमें जो है एक तो हमारा आरओ का प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें, 13 तारीख से है। और यहाँ बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेली आपको टास्क दिया जा रहा है संस्थान के द्वारा, आप उसको लिख के दिखा रहे हैं, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, और इसको मतलब जो हमारे मेंटोर हैं विनीत सर उसको पढ़ा भी रहे हैं इसको, तो काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, पेपर 3 से नया बैच शुरू हुआ है, 13 तारीख से, सॉरी 12 तारीख से शुरू हुआ है, 12 अगस्त से। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ होता क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर संस्थान के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, और फिर कैसे आप और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लोग की कॉपी चेक हो जाएगी, वैसे ही फिर मॉडल आंसर भी, जो आपने प्रश्न लिखा उसका उत्तर का मूल्यांकन हुआ, आप कितना नंबर पाए, आपका नंबर यदि कट रहा है तो क्यों कट रहा है, वो सब बताया गया। फिर इसी तरीके से मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। और संस्थान का प्रयास है कि इस बार जब आप मुख्य परीक्षा में जाएं तो करीब करीब 750 प्लस प्रश्न जो है वो करके जाएं, ताकि आपको फिर मुख्य परीक्षा में दिक्कत ना हो। और अगर इतने प्रश्नों का आप रिवीजन करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। 12 तारीख से नया बैच स्टार्ट है, पेपर 3 से स्टार्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का जो कालखंड है वो 492 से 460 ईस्वी पूर्व के हैं ये, और यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना था। मतलब आप यही देखेंगे कि जो हर्यक वंश है बेसिकली ये पितृहंता वंश था, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की, और उदयन की भी हत्या उनके पुत्रों के द्वारा की गई। मतलब यहाँ गद्दी के लिए बेटा सब्र नहीं कर सकता था कि मतलब जैसे ही उसको लगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम चीजों को संभाल सकते हैं, तो उसने अपने पिता को निपटाया और जाकर के शासन संभाल लिया। तो यह अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना था। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने काशी तथा वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद जो है साम्राज्य में मिलाया था। देखिए, काशी को मिलाने का काम, वैसे तो देखा जाए तो प्रसेनजित सॉरी बिंबिसार के समय में ही काशी जो है वो मगध का पार्ट थी, क्योंकि उसे जो है दहेज में प्राप्त हो गया था। लेकिन जब इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी तो जो इनकी ससुराल थी कौशल, तो कौशल के अंतर्गत ही पहले काशी आता था, तो वहां के शासक ने काशी को हस्तगत कर लिया। लेकिन चूंकि अजातशत्रु प्रतापी था, ताकतवर था, तो उसने जो है कौशल पर आक्रमण करके काशी को जो है पुनः विजित कर लिया। और विजित ही नहीं किया, फिर अपने जो मामा नाना थे वहां उन लोगों से बाध्य किया कि अपनी बेटी का फिर विवाह भी इन्होंने इसके साथ किया था। तो ये कहानी है। तो इसी में महत्वपूर्ण ये है कि काशी तथा वज्र संघ को मगध साम्राज्य में मिलाने का काम जो है अजातशत्रु के द्वारा किया गया। उसके मंत्री वसस्कर, ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, इनके बारे में आप जानिए। उसके मंत्री वसस्कर द्वारा वैशाली के लिच्छवियों में फूट डालने के कारण ही अजातशत्रु को वज्र संघ पर विजय प्राप्त हुई थी। मतलब ये जो वज्र संघ था तो ये शक्तिशाली गणराज्य था, इसको जो है अजातशत्रु की सेना जीत नहीं पा रही थी।
तो ये इनके जो मंत्री थे वसस्कर, तो वसस्कर गए भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध से पूछे कि प्रभु क्या उपाय किया जाए कि जो है हमारी विजय हो जाए वज्र संघ के ऊपर। तो बुद्ध ने कहा कि देखो वहां के लोगों को आप हरा नहीं पा रहे हो, इसका एक बड़ा कारण है कि वो बहुत ज्यादा संगठित है। यदि आप उनमें फूट डलवा दो तो आपकी जो है विजय सुनिश्चित हो जाएगी। और ये भगवान बुद्ध पर एक आरोप भी लगाया जाता है। तो इस तरीके से जो है वसस्कर फिर वही काम करता है, फूट डलवाने का काम करता है। और वज्र संघ में जैसे ही फूट पड़ती है वैसे ही अजातशत्रु की जो सेना थी वो वज्र संघ को विजित कर लेती है। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये महत्वपूर्ण है कि रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का जो है उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। और किसके विरुद्ध किया गया था? तो वज्र संघ के विरुद्ध किया गया था। फिर सर्वप्रथम पाटिल पुत्र के सामरिक महत्व को अजातशत्रु द्वारा लिच्छवियों से लड़ते हुए महसूस किया गया और यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उसने एक दुर्ग का निर्माण कराया था। देखिए अजातशत्रु के समय अगर आप मगध की राजधानी देखेंगे तो वो राजगृह या गिरिब्रज ही रहती है, लेकिन लिच्छवियों से लड़ते समय उसे लगा कि क्यों ना हम एक ऐसे दुर्ग का निर्माण करें जो बहुत ज्यादा सुरक्षित हो। तो वो करता क्या है कि एक जल दुर्ग रहता है जो गंगा और सोन नदियों से चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र था पाटिलपुत्र, वहां एक दुर्ग की स्थापना करता है। और इसी दुर्ग को फिर आगे चल करके राजधानी बनाने का काम करता है कौन? तो अजातशत्रु के बाद जो इसका पुत्र होता है उदयन करता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पाटिलपुत्र शहर को बसाया किसने था? तो बसाने का काम अजातशत्रु के द्वारा किया गया था और राजधानी बनाने का काम किया गया था उदयन के द्वारा। और यही बाद के शासक उदयन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। देखिए यहाँ दिया भी हुआ है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको देख लेंगे तो अब कंफ्यूजन उनकी दूर हो जाएगी। उसके शासन काल के 8वें वर्ष, मतलब किसके? अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब आप एक फैक्ट यहाँ ये भी देखिए कि जो अजात शत्रु थे या इनके फादर जो थे बिंबिसार, तो अजात शत्रु और बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे, मतलब बुद्ध उन्हीं के समय के थे। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह में स्तूप का जो है वो निर्माण करवाया था। इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। तो जो राजगृह में जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी तो उसमें शासक कौन थे? तो अजातशत्रु ही थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। मतलब इन्होंने अपने पिता की हत्या करी थी तो इनका भी बेटा जो है इनकी हत्या कर दिया। इसीलिए अपने बेटे के सामने आप जो है कोई गलत आचरण ना करें। जब तक करना हो, जब तक आप फादर नहीं बन रहे तब तक कर लीजिए। हालांकि कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप पिता बनते हैं तो आपका दायित्व और ज्यादा बनता है एक आदर्श पिता बनने का। तो जो आप संस्कार अपने बच्चों में देंगे वही आपको बच्चे रिटर्न करेंगे एक समय के बाद। होता क्या है कि आप जवानी में रहते हैं, आपकी चीजें आपको इतनी चीजें समझ में नहीं आती और आप अपने ही रौ में रहते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि एक समय के बाद आप भी वृद्ध होंगे और आप जब वृद्ध होंगे तो आपका पुत्र आपको ही देख करके आगे बढ़ा है, तो उसके अंदर भी आपकी ही जो क्रियाकलाप है उनका प्रभाव रहेगा। तो फिर आप उससे प्रभावित होंगे, ये निश्चित है। और ये इसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु आते हैं। अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा की गई और इनकी भी हत्या इनके सक्सेसर के द्वारा की गई है। हालांकि अब चूंकि उतना लंबा आपके प्रश्न में पूछा नहीं जाता तो हम बताएंगे भी नहीं, लेकिन ये पितृहंता जो है राजतंत्र था जो हर्यक वंश था। अब उदयन के बारे में देखते हैं तो 460 से 444 ईस्वी पूर्व इनका समय रहता है। और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटिलपुत्र को इसने जो है अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के अंतिम शासक जो थे नागदशक या दर्शक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो जो हर्यक वंश थे उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो अंतिम शासक था नागदशक या दर्शक।
और नाग दशक या दर्शक को जो है सत्ता से हटाया किसने था, तो वो हटाया था शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने हटा करके एक नए वंश की स्थापना की, शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश यहीं तक था। अब आगे आते हैं शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। तो शिशुनाग वंश का समय जो है कब से कब तक है, तो 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक इस वंश के शासकों ने शासन किया। और इसमें सबसे पहला तो शिशुनाग ही था। तो शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। वेरी इंपॉर्टेंट है शिशुनाग। देखिए अवंती और वत्स जो महाजनपद था उसे मगध में मिलाने का काम किसने किया था, तो अवंती और वत्स को मगध में मिलाने का काम किया गया था शिशुनाग वंश के द्वारा। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर के मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। मतलब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है, कैसे पहले अंग जीतते हैं, फिर आते हैं काशी को जीतते हैं, फिर वज्र संघ को जीतते हैं, और फिर आगे आकर के अवंती और वत्स को ये जीत जाते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो जो मगध महाजनपद था, जो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, अब वो धीरे धीरे साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा है। और इसका विस्तार कहाँ तक हो गया, बंगाल से लेकर के मालवा तक। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटिलपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पाटिलपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी किसने बनाया था, तो शिशुनाग ने। और इसको लेकर के हमारा एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था 1 मिनट का, तो यदि अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं तो उसको देख लें। वहां मैंने 1 ही मिनट में सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया है, तो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के देख लें। फिर आते हैं शिशुनाग के बाद उसका जो सक्सेसर आता है वो कालाशोक या काकवर्ण होता है। और इसका समय होता है 394 से 366 ईस्वी पूर्व। और इसका नाम पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। मतलब इसके जो फादर थे शिशुनाग, तो वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाते हैं पाटिलपुत्र के स्थान पर। लेकिन ये क्या करता है, पुनः वैशाली से अपनी राजधानी जो है पाटिलपुत्र में हस्तांतरित कर लेता है। और उसके बाद पाटिलपुत्र ही जो है वास्तविक राजधानी मगध साम्राज्य की रहती है, चाहे वो नंद वंश हो, चाहे फिर आगे चल करके आप मौर्य वंश को देखेंगे तो वही सब रहते हैं। सिंहली महाकाव्य के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में राजगिरी में, दूसरी कालाशोक के समय में वैशाली में हुई थी। और ये गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद हुआ था। और इस संगीत में विभेद उत्पन्न होने के कारण यह 2 संप्रदायों स्थविर और महासंघिक में जो है वो बट गया था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्धन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो शिशुनाग वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्धन था, या महानंदिन भी इसे कहा जाता है। अब आइए देखते हैं नंद वंश। मतलब क्रम देखिए, हर्यक वंश, सबसे पहले बृहद्रथ वंश, फिर हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, अब महानंद वंश, जो नंद वंश देखेंगे हम। और इसके बाद आएगा आपका मौर्य साम्राज्य। तो नंद वंश का जो कालखंड होता है वो 344 से 324 23 ईस्वी पूर्व ये आते हैं। और इसमें जो है उग्रसेन, जिसे महानंदिन को ही पुराणों में महापदम नंद कहा गया है। तो उग्रसेन या महानंदिन को ही महापदम नंद कहा गया है, कहाँ, पुराणों में। और महापदम नंद ही जो है, या उग्रसेन या महानंदिन, ये तीनों एक ही नाम है, ये नंद वंश के संस्थापक थे। और पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापदम नंद एक शूद्र शासक था, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि का घनिष्ठ मित्र था। तो यहाँ देखिए, ये मैटर नहीं करता कि ये शूद्र शासक था, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण ये है यहाँ कि ये जो है, जो पाणिनि थे, जो प्रमुख व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, वो किस वंश से संबंधित थे, मतलब किस वंश के समय उनकी अवस्थिति थी, तो वो थे नंद वंश। और महापदम नंद से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी, किसकी, पाणिनि की। जैसे पतंजलि की जो मित्रता आप देखेंगे, आप पतंजलि जो है शुंग वंश से संबंधित थे, इसी तरीके से पाणिनि जो है वो नंद वंश से संबंधित थे। तो प्रश्न में ये महत्वपूर्ण है।
और पुराणों में महापदम नंद को सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा भार्गव या अपरो परशुराम कहा गया है। मतलब परशुराम की भी इसको संज्ञा दी जाती है, क्योंकि परशुराम जी के साथ एक रहा है ना कि उन्होंने क्षत्रियों से जो है धरती को विहीन किया है, 18 बार किया है, तो यही उपाधि इसने भी धारण की है। और महापदम नंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी शासक हुए उसमें महापदम नंद ही जो है वो मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से चलता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा को भी उठा लाया था। महापदम नंद के 8 पुत्रों में घानानंद सिकंदर का समकालीन था और यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज कहा गया है। तो अब महापदम नंद के 8 पुत्र थे और उसमें जो है शासक कौन बनता है? घनानंद। और घनानंद के समय ही आप देखेंगे तो जो है सिकंदर का आक्रमण होता है नंदवंश पे। लेकिन सिकंदर जो है नंदवंश पे आक्रमण नहीं करता, मतलब भारत पे आक्रमण होता है, लेकिन उसकी जो सेनाएं थी वो व्यास नदी को पार करके आगे नहीं बढ़ती, मतलब व्यास नदी के तट से ही वो वापस लौट जाता है। घनानंद के समय 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। मतलब 325 में ईस्वी पूर्व में कौन आता है? सिकंदर आते हैं, लेकिन वो इस पे अटैक नहीं करते हैं और उसके कई कारण हैं, वहां हम नहीं जाएंगे। तो वो लौट जाते हैं, लेकिन उसी समय इसको लेकर के एक आप लोग कहानी तो सुने होंगे चाणक्य वाली, और कैसे इस चाणक्य का ये अपमान करते हैं और चाणक्य जो प्रण लेते हैं कि जब तक हम नंद वंश की सत्ता का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक जो है हम अपनी शिखा को मतलब नहीं खोलेंगे, या कुछ ऐसा उनका प्रण होता है। और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं, एक सेना की स्थापना होती है और उनकी सहायता से जो है घनानंद जो नंद वंश का जो शासक था उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो ये चीजें हो गई। अब मौर्य वंश को देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे, अगले हमारा जो क्लास होगा, लेकिन इसी के बाद थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है कि प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं थोड़ी सी उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है दारा प्रथम भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसे मिली थी? तो दारा प्रथम को मिली थी। भारत पर आक्रमण करने में सफल कौन हुआ था? तो दारा प्रथम हुआ था, जो साइरस का उत्तराधिकारी माना जाता है। और दारा प्रथम के 3 अभिलेख बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से, तो ये आप याद रखिएगा कि बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्तीय भारतीय भूभाग को जो है वो अधिकृत किया था। मतलब दारा प्रथम अगर भारत के कुछ भूभाग पर अपना अधिकार जमाया था तो उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये जो बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम जो दारा के अभिलेख है इनसे मिलता है। और हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत था। मतलब ये जो सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पे जो दारा ने अधिकार किया था, तो ये जो पारसिक साम्राज्य था, मतलब दारा जहां का शासक था, तो उसके तहत ये 20वां साम्राज्य मतलब 20वां राज्य से स्थापित किया था, मतलब 20वां राज्य बनाया था। कंबोज एवं गांधार पर भी इसका अधिकार था। मतलब दारा ने जो है, जो हमारा वर्तमान का कंबोज है और गांधार है, तो उस पे भी इसने अधिकार कर लिया था। मतलब अगर देखा जाए तो जो हमारी पश्चिमोत्तर सीमा थी, मतलब सिंधु नदी कहाँ बहती, जो वर्तमान में हमारी जो पश्चिमोत्तर सीमा है पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के, तो वहां तक जो है दारा ने अधिकार किया था और इसे अपनी 20वां राज्य घोषित किया था इन क्षेत्रों को। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसी, और पारसी को ही ईरानी कहा जाता है, आधिपत्य समाप्त हो गया। तो आप देख रहे हो कि दारा फर्स्ट के द्वारा जो आधिपत्य स्थापित किया गया था, तो इसी के उत्तराधिकारी जो थे दारा तृतीय थे। तो दारा तृतीय को जो है सिकंदर ने हरा करके इनके क्षेत्र को भी हस्तगत कर लिया
और अब जो आक्रमण होता है वो सिकंदर का होता है। तो वही यूनानी आक्रमण या सिकंदर का आक्रमण, और इसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। तो ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनियाई शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले कौन आए थे? ईरानी आए थे, फिर आए यूनानी, और ईरानी में दारा फर्स्ट आता है, और इधर कौन आते हैं? तो इधर आते हैं सिकंदर। और सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राजतंत्रात्मक थे तो कुछ गणतंत्रात्मक राज्य थे। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है, को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया। मतलब इसका जो आने का रास्ता है, और एंशियंट काल में जितने भी आक्रमणकारी आए हैं उधर ही से आए हैं, क्योंकि नौवहन इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में अभी तक नहीं था। तक्षशिला का जो शासक आम्भी ने जो है आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत किया, किसका? सिकंदर का, और सहयोग का वचन दिया। इसीलिए जो है आम्भी को इतिहास में मतलब गद्दार की संज्ञा दी गई है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और 326 ईस्वी पूर्व में उसने सिंधु नदी को पार करके भारत की धरती पर जो है उसने कदम रखा। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध किसके साथ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी, जिसे झेलम को ही वितस्ता भी कहा जाता है, तो वितस्ता आए या झेलम आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो झेलम या वितस्ता नदी के तट पर पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ, और सिकंदर के साथ इतनी वीरता से पौरस ने लड़ा था। हालांकि पौरस की हार हुई, मतलब वो सिकंदर के सामने टिक नहीं पाए, लेकिन इनकी वीरता से प्रभावित होकर के पौरस ने इनको जो है सिकंदर ने इनको अपना साम्राज्य तो वापस किया ही, बल्कि आसपास के क्षेत्र का भी इन्हें अधिपति बना दिया था, जो वितस्ता के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई थी, तो ये तो मैंने बताया ही अभी। और वितस्ता को ही क्या कहा जाता है? तो हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। तो हाइडे स्पीच का युद्ध किससे संबंधित है? तो वितस्ता से संबंधित है। और वितस्ता क्या है? तो वही झेलम नदी के तट पर जो लड़ा गया है, किसके बीच लड़ा गया है? तो सिकंदर के बीच और भारतीय शासक पोरस के बीच। क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आया है, और इसीलिए हम यहाँ कई बार बोलते हैं, ताकि आप जो है अगर ध्यान से सुनेंगे तो यही आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर निकाया, जिसे विजयनगर कहा जाता है, तो विजय प्राप्त करने के उपलब्ध में थी। और दूसरा अपने प्रिय घोड़े के नाम पर क्या था? तो बुका फेला था। तो बुका फेला इसका प्रिय घोड़ा था, जो डेथ कर गया था युद्ध के समय में ही। तो उसी की याद में इसने जो है बुका फेला नामक नगर की स्थापना की थी। और चूंकि भारत के क्षेत्रों पर जो उसने विजय स्थापित की थी, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने जो है निकाया नगर की स्थापना की थी। तो ये दोनों आप जानते रहिएगा, सिकंदर के द्वारा स्थापित नगर हैं। सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया था। तो सिकंदर चूंकि वो वापस लौट गया था, उसकी सेना ने व्यास नदी के बाद आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जहां तक उसने विजय प्राप्त की, तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसने अपने सेनापति फिलिप को वहां का शासक बनाया, और वो लौट गया। सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। और एक सेलुकस निकेटर होते हैं, जिन्हें हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ भूभाग प्राप्त किया था, इनकी पुत्री से विवाह भी किया था। तो ये कौन थे? तो सेलुकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के ही सेनापति थे। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अब हम आगे आएंगे मौर्य साम्राज्य में, और मुझे विश्वास है कि क्लास अब आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। चूंकि देखिए थोड़ा सा तथ्यात्मक है, और पीटी में तथ्यों की ही महत्ता होती है, तो हम आपको बहुत ज्यादा पीछे का रेफरेंस नहीं बता पा रहे हैं। यदि अभी आपको रेफरेंस बताने लगे तो बहुत रोचक क्लास होगी, लेकिन अगर रेफरेंस बताने लगेंगे तो आप क्लास लंबी होगी, घंटा घंटा भर की हो जाएगी, और उसका कोई महत्व आपके पीटी में रहेगा नहीं। तो थोड़ा सा फैक्चुअल रहिए, और चीज़ों को एक बार 2 बार देखेगा तो तैयार हो जाएगा। अभी समय भी है, और हमारा जो सुबह है पॉलिटी की क्लास भी हो रही है, तो बने रहिए। तो पूरा विश्वास है कि भाई देखिए, अगर आपकी क्लास में यूपी स्पेशल मैंने पूरा करा दिया है, महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो गई है, जनसंख्या वाली चीजें हो गई हैं, इतिहास के हमारे लेक्चर चल ही रहे हैं, पॉलिटी हमारा शुरू ही हो गया, और अभी करीब 1.5 महीना से ज्यादा का समय है।
तो 1.5 महीना बने रहिए, बहुत सारी चीजें आपको यही मिल जाएंगी, कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती हैं यहीं दी जाती हैं और एक समय के बाद सारे PDF भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। दूसरी चीज, ये कुछ हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट करें, क्योंकि ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे लास्ट में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303075007 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।